अपना जो नेक्स्ट क्लास है फंडामेंटल का, वो था हमने पढ़ लिया था सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या देख लिया था, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्टर और बहुत सारी डिफिनेशन। जब हम बहुत लंबे पे जाएंगे तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर हमारा हो चुका है। अब शर्त आता है बच्चे लोग, व्हाट इज सॉफ्टवेयर में हमने देखा तीन टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। तो चारों सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया है, तीन का नोट्स भेज दिया है, चौथा का भी नोट्स चाहो तो वो भी बना सकते हो, और चारों का नोट्स में मेरे भेजा हुआ है आपको। तो हो गया आपका, चारों तो पढ़ लिए। अब जो आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपको फंडामेंटल के अंतर्गत जानना है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो जैसा कि हमने आपको बता ही दिया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कौन सा था, जहां पे भी कंप्यूटर है वहां पर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले है। क्योंकि अगर सिस्टम को चलाना है, मतलब उस कंप्यूटर सिस्टम को चलाना है, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर आती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला चीज जान जाए, जैसे कि हमने आपको क्या बताया था, ह्यूमन का जो बात है, जो इट इज नॉट ए सिंगल सिस्टम। एक इंसान जो है सिंगल सिस्टम नहीं है, काहे से कई सारे सब सिस्टम्स का मिलकर के बना हुआ होता है। एक सिस्टम के अंदर कई तरह के सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि हमारा पाचन तंत्र अलग सिस्टम है, सांस लेने के लिए पूरा सिस्टम अलग है, ठीक है। खाना खाने वाला सिस्टम पूरा अलग है, सांस लेने के लिए एक पूरा अलग सिस्टम है, देखने के लिए मेरे पास आंख है, सुनने के लिए मेरे पास कान है। तो हर चीज एक सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र। तो बहुत सारे सिस्टम मिलकर के हमारे इस बॉडी को बनाता है। उसी तरह से तुम्हारे कंप्यूटर में भी कोई एक काम नहीं है कंप्यूटर को। कंप्यूटर में बहुत तरह का काम है जो सिस्टम खुद कर रहा है पहले। तो ये जो बहुत तरह का काम होता है ना, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नॉट ए सिंगल सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। System software is a collection of software that act together, that act together, जो साथ में काम करता है किसी भी सिस्टम को स्मूथली चलाने और सिस्टम रिलेटेड हर काम को करने के लिए। एक साथ मल्टीपल वर्क कर रहा होता है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर चल रहा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, तब जाके आपका सिस्टम जो है स्मूथली चल रन कर पा रहा होता है। जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, फाइल को मैनेज करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। बात समझ गए? सिक्योरिटी मैनेजमेंट, हम कुछ भी कर रहे हो, सिस्टम जो है सिक्योरिटी पे भी ध्यान दिए हुए हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट उसका वहां पे काम कर रहा है। डिवाइस मैनेजमेंट, तुम जब काम कर रहे हो, कभी कीबोर्ड दबाने लगते हो, कभी माउस दबाने लगते हो, कभी मॉनिटर का इस्तेमाल करने लगते हो, कभी प्रिंटर का इस्तेमाल करने लगते हो, तो किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल करने लगते हो, तो डिवाइस मैनेजमेंट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। बात समझ गए? तो उस समय कंप्यूटर का कौन सा ऐसा काम कर रहा होता है? डिवाइस मैनेजमेंट काम कर रहा होता है। तो मतलब क्या है ना बच्चे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ चल रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज, समझे? तो बहुत सारे के सॉफ्टवेयर और सर्विसेज चल रहे होते हैं। आपको छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है, ये विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मेरा जो है विंडोज 7 है। आपको मैं इसमें एक चीज दिखाता हूं, देखिएगा। स्टार्ट टास्क मैनेजर, अगर आप कुछ नहीं भी चला रहे हो तो देखो इतना सारा प्रोसेस चल रहा होता है। आप सिर्फ अपना कंप्यूटर ऑन करो, देखो इतना सारा प्रोसेस आपको चलने लगेगा। तुम कोई एप्लीकेशन चलाओ ना चलाओ, इतना सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है आपके कंप्यूटर में, रन करने लगेगा। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होगा, लेकिन मैक्सिमम जो इसमें होगा वो किसका हिस्सा होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होगा। तो कुछ चलाओ कि नहीं चलाओ, तुमको कभी कभी लगता होगा कि रैम मेरा भर गया है। तो ऐसा नहीं होता है बच्चे, रैम तुम्हारा भर उड़ नहीं गया है। क्योंकि देखो, इट इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी भी तुम कहते हो ना कि विंडोज 7 चलाते हो, तो कहता है कि 600 एमबी के आसपास, 600 एमबी के आसपास, अप्रॉक्स 600 एमबी। लो, वो दिखाई ही नहीं दिया होगा। राइट क्लिक, स्टार्ट टास्क मैनेजर। तो देखिए, अगर आप देखिएगा तो इतना सारा प्रोसेस वो स्टार्ट करके रखा हुआ होता है। एप्लीकेशन वही होगा जो तुम चलाते हो, लेकिन बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चल रहा है, सॉफ्टवेयर चल रहा है, जैसे एंड्रॉइड में तुम लोग देखते ही हो, तुम लोग तो बहुत एक्सपर्ट हो गए एंड्रॉइड यूजर हो, तो क्या कहते हैं, बैकग्राउंड में ही डाटा चूस ले रहा है। ऐसे क्या हो रहा है, डाटा जो है बैकग्राउंड में ही यूज हो जा रहा है। क्या हो रहा है, तुम्हारा डाटा जो है बैकग्राउंड में ही श्रिंक हो जा रहा है, जो चोरी होता है एंड्रॉइड में। तो बैकग्राउंड में जो सर्विसेज सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की इजाजत से रन कर रहा है, वायरस बिना इजाजत का रन करता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या कोई भी सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो इजाजत के साथ रन कर रहा है। तो वो तुमको एप्लीकेशन के तौर पर ही दिखाई देता है, वो तुमको किसके तौर पर दिखाई देता है? प्रोसेस के तौर पर दिखाता है। तो ये प्रोसेस भी कुछ नहीं है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है ना, जिसको
लेकिन यूजर से कोई मतलब नहीं है, वो अपने लिए काम कर रहा है, इसलिए दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम कर रहा है, वो है सॉफ्टवेयर ही, लेकिन उसके लिए यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए उसको एप्लीकेशन का नाम नहीं दिया गया है, उसको प्रोसेस का ही नाम दिया गया है, जो सिर्फ काम कर रहा है, सिस्टम अपने लिए काम कर रहा है उसके लिए। जैसे भी तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे लिए तो पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, मेरा श्वसन तंत्र चल रहा है, तुम्हारे लिए उसको क्या लेना दे रहा है, सांस ले नहीं ले तुमको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे लिए सांस लेना जरूरी है, तब तक ही तुमको हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जब तक कि मेरी सांसें चल रही है। ठीक है ना? हम खड़े हैं, तो खड़े हैं तो गिर भी सकते हैं अगर हम अपने आप को बैलेंस करना बंद कर दें। तो बैलेंस करना मेरा प्रायोरिटी है, तो मेरा सिस्टम मेरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो उसी तरह से कंप्यूटर पे तुम कुछ भी करते हो तो तुम्हारे लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात आता है कि सिस्टम को खुद ब खुद चलने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर को चला रहा होता है। वो दोनों फॉर्म में हो सकता है, या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो सकता है, या तो सर्विसेज के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है ना, यही दो चीज होता है। सॉरी, एप्लीकेशन के फॉर्म में हो सकता है, प्रोसेस के फॉर्म में हो सकता है, और सर्विसेज के फॉर्म में हो सकता है। दीज ऑल आर प्रोसेस, ये सभी के सभी प्रोसेस है जो कि कंप्यूटर इतना काम कर रहा है, इतने टाइप के सॉफ्टवेयर को वो क्या कर रहा है, चला रहा है, तब जाके तुम्हारा सिस्टम क्या कर रहा है, चल पा रहा है। तो ये सभी जो है, तुम जब उसको नहीं चलाए हो, पहले से अगर चल रहा है, तो तुम एकदम दिमाग में बैठा लेना, ये क्या कौन चलाया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाया है। तो इसीलिए एक बार अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन देख लें, तो कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करने आए हैं। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो an operating system is a program that act as interface between the software and the computer hardware। तो क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि हार्डवेयर आपका ये रहा बीच में, उसके ऊपर कौन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये रहा आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला लाइन क्या कहता है, सबसे an operating system is a program that act as an interface between the software and the computer hardware। तो सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर और हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। और यहां पे जो सॉफ्टवेयर की बात आ रही है, कौन सी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। और इस सॉफ्टवेयर को आप आराम से लिख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई कंफ्यूजन नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इट इज an integration set of specialized program that are used to manage overall resources and the operation of the computer। मतलब कहने का क्या है, इट इज अ इंटीग्रेशन सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। ये क्या होता है ना, इंटीग्रेटेड होता है बहुत तरह के स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम का, नॉट अ सिंगल सेट ऑफ प्रोग्राम। इट इज अ सेट ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर, ठीक है, that are used to manage overall resources। अब रिसोर्स का मतलब कंप्यूटर में कौन सा रिसोर्स, तुम्हारा मेमोरी, तुम्हारा हार्डवेयर, दिस ऑल आर रिसोर्स। ठीक है, एंड ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर जो भी करता है या उसका जो रिसोर्स है, उस सबको ओवरऑल मैनेज करने के लिए कंप्यूटर क्या करता है, बहुत तरह का सॉफ्टवेयर चलाता है सेट में। ठीक है, इट इज ए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। अब इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, इट इज ए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर that control and monitor the execution of all the program। ये एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है, जिसका की मेन काम क्या है, कंट्रोल एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन। ये कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑल प्रोग्राम। तुम कोई भी प्रोग्राम चला रहे हो, जैसे अभी हम जूम पर तुम्हारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये जूम चला रहा है, तो जूम जो चल रहा है, इसकी भी जो जिम्मेदारी है किसके ऊपर है, ये विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पर है। और इसको भी जो मैनेज कर रहा है, कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ये इंटरनेट यूज कर रहा है, तो ये डायरेक्टली इंटरनेट यूज नहीं कर रहा है। इंटरनेट के लिए एक अलग एप्लीकेशन है, जिसके जरिए, जैसे कि WLAN, हमने इसे वायरलेस लैन से जो है जोड़ा हुआ है हॉटस्पॉट के जरिए। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम उससे इंटरनेट ले रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इंटरनेट दे रहा है, जिससे कि हम तुम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मैं समझे, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो ना ये जूम चलता, ना WLAN चलता, तो आपस में कम्युनिकेशन होने का कोई संभावना ही नहीं है। तो कहता है इट इज स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑल प्रोग्राम। कोई भी कंप्यूटर में प्रोग्राम चलेगा, उस सब का मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी किसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। और कंट्रोल भी किसके पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास। मैंने आपको कई दफा कहा है ये चीजें कि रियल लाइफ से जोड़ के हर चीजों को देखो। जो बताया ना मैंने, जैसे कॉलेज है, कॉलेज इज ए सिस्टम,
तो सिस्टम अगर उसको आप मान के चलते हो तो सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जैसे कि उसमें बीसीए डिपार्टमेंट है, बीबीए डिपार्टमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके बाद क्या कहता है आपको, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होता है जहां से पूरा कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा होता है, और इस सारे सिस्टम पे एक हेड होता है। जैसे कि अगर कॉलेज की बात कर लें तो प्रिंसिपल सर, तो वो आपके कॉलेज के क्या है, हेड है, और वो क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। उनके पास क्या है, दोनों कैपेसिटी है, वो सबको मॉनिटर कर रहे हैं और सबको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, वो डायरेक्टली कंट्रोल ना करके अपना कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। जैसे कि बीसीए डिपार्टमेंट की हम बात करें तो क्या हुआ, उन्होंने अपना छोटा सा काम बीसीए कंट्रोल कोऑर्डिनेटर को दे दिया कि जाइए भैया, ये छोटा सा जो बीसीए का प्रोग्राम चल रहा है, अब पूरे कॉलेज के अंतर्गत उस प्रोग्राम को आप संभालिए। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ने कंप्लीटली उस पर से मॉनिटरिंग छोड़ दिया है। जब मन करेगा तो वो क्या कर सकते हैं, अपने पूरे बीसीए के सिस्टम के पूरे स्टाफिंग को एक बार में चेंज कर सकते हैं। तो मतलब, या एक नोटिस कि बीसीए बंद है तो बीसीए बंद हो जाएगा। तो कैसे चल रहा है इसकी मॉनिटरिंग भी जो है सिस्टम के पास होती है, और कैसे चल रहा है, सिक्योरिटी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो यही है कहने का मतलब कि सिस्टम, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो कोई भी इसमें सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, कोई भी और सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। तो कहता है कि इसमें जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है उस सब पे मॉनिटर कर रहा है। कौन मॉनिटर कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर कर रहा है। सारे का कंट्रोल किसके हाथ में है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में है। जस्ट रिमेंबर दिस। अब बात आएगा कि तुम लोग एक चीज वर्ड यूज करोगे कि वायरस तब कैसे काम करता है सर, क्या वायरस को मॉनिटर नहीं कर रहा है सिस्टम। तो एक चीज बता दे बच्चे, एक लाइन, छोटा सा लाइन के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं कि देखो, वायरस जब तक तुम्हारे कंप्यूटर में नहीं लगा है, जैसे कि जब तक तुम्हारे शरीर में कोरोना ने क्या किया है, इन्फेक्टेड नहीं किया है, तब तक शरीर क्या होता है, कोरोना से लड़ रहा होता है। ठीक है ना। और एक बार जब ये तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन जाता है तो शरीर को क्या करता है, हरा देता है ना। उसी तरीके से वायरस एक सॉफ्टवेयर है, अगर एंटीवायरस या सिक्योरिटी वाले ने उसे पकड़ लिया तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो उसका जो है डिफेंस सिस्टम उसको हटा देगा। लेकिन अगर नहीं पकड़ पाया तो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो कंफ्यूज कर देता है कि वो जो है उस सिस्टम का ही पार्ट है। जैसे कि बीसीए में फैकल्टी के तौर पर, या बीसीए में जो अक्सर हो जाता है, एक छोटा सा बात बताते हैं कि बीसीए में जैसे कि 3 इडियट्स में आपने देखा होगा कि क्लास करने के लिए नाम लिखाने का क्या जरूरत है, ड्रेस पहनो, किसी भी क्लास में जाकर पढ़ लो, कौन पहचानने के लिए बैठा हुआ है। तो इट्स कॉल्ड वायरस। हमारी क्लास में ठीक है 60 बच्चे हैं, अपनी अपनी अटेंडेंस 40 के आसपास होती है, कौन 20 बच्चा रोज उसमें बदल जाएगा, हम हर बच्चे को थोड़ी पहचानते हैं बाय फेस। तो अब वो बच्चा अगर ड्रेस पहन के बैठा हुआ है तो हम उसको पहचान नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टम को धोखा मिला, समझे। तो ऐसा नहीं होता है कि सिस्टम मॉनिटर नहीं करता है, सिस्टम सिक्योरिटी मैनेज नहीं करता है, सिस्टम सिक्योरिटी मैनेज कर रहा है, लेकिन सिस्टम को धोखे में रखा जा सकता है। तो क्या होता है, सिस्टम समझ नहीं पाता है उस समय में कि जो है यहाँ पे कोई वायरस है। अगर वो समझ गया ये वायरस है तब तो एंटीवायरस उसको उड़ा देगा। एंटीवायरस उसको नहीं पकड़ पाया इसीलिए तो वो वायरस बन गया। बात समझ गए, ये छोटी सी बात है इसकी। तो यही कहता है कि ये कतई मत सोचना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, वायरस जो है बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के इजाजत के चलेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका इजाजत नहीं देगा वो चीज कभी भी कंप्यूटर में चल ही नहीं सकता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जिस चीज का इजाजत नहीं देगा वो चीज कंप्यूटर में नहीं हो सकता है। लेकिन इसके पीछे जो वायरस का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही यही, कि वो क्या करता है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्या कर देता है, खराब कर देता है। जैसे कि हमारा पूरा संविधान बना हुआ है, हमारा पूरा देश बना हुआ है, अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम कर दें, हम क्या कर दें, एक छोटी सी प्रॉब्लम कर दें। छोटी सी प्रॉब्लम कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं छोटा सा प्रॉब्लम करता हूं कि मुख्यमंत्री, जैसे कि आतंकवादी संगठन है, अब आतंकवादी संगठन क्या है, क्या अपना पूरा का पूरा जो है एक पार्टी बना करके मुख्यमंत्री ही अपना बना ले, तो फिर उस राज्य में किसका कंट्रोल, उसका कंट्रोल। उसी तरह से सिस्टम का जो वर्क है उसी को वो इन्फेक्ट कर देता है। तो जो सिस्टम डिफेंस दे रहा था वही अब डिस्ट्रॉय करने लगेगा। लेकिन काम वही है बच्चा, काम क्या है,
मॉनिटर तो करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम जब होगा तो कहता है इट इज ए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑल प्रोग्राम दैट रिसाइड इन द कंप्यूटर। जो कि कंप्यूटर में चल रहा है उस सबको ही मॉनिटर कर रहा है और क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड अदर सॉफ्टवेयर, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड अदर सॉफ्टवेयर। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चलेगा तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही चलेगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना मदद का तो चलने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो सिस्टम नहीं। मेन पॉइंट जो है इसका यही है, सिस्टम तभी जिंदा है जब उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या सब है, डॉस। सबसे पहले जो आया था डॉस आया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर हमको जहां तक नॉलेज है उससे भी पीछे हिस्ट्री में ऑपरेटिंग सिस्टम है आईबीएम वगैरह का, लेकिन हम तुमको बताएं कि डॉस से शुरू करते हैं। डॉस, विंडोज, विंडोज के बहुत सारे वर्जन, 95, 98, 97, 95, 98, 2000, 2000 के बाद आया था मिलेनियम, उसके बाद आया आपको 2003, उसके बाद आया एक्सपी, एक्सपी के बाद जो सबसे बेहतर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था एक्सपी, उसके बाद आता है विस्टा, विस्टा के बाद आता है आपको विंडोज 7, विंडोज 7 के बाद विंडोज 10, विंडोज के बाद 7 के बाद 8, 8 के बाद 10 आप यूज कर रहे हो, ठीक है। सर्वर के लिए बहुत सारा आता है, विंडोज एनटी आता है, नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज ने बना रखे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ विंडोज ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मोबाइल में देखते हो जनरली बच्चे आप लोग क्या है ना, कंप्यूटर की दुनिया में सिर्फ विंडोज देखते हो। एक्चुअली उसके पीछे बहुत रीजन है कि सिर्फ विंडोज हम क्यों देखते हैं, जबकि ये जो है फ्री नहीं है फिर भी। तो इसके पीछे कभी बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ये फ्री नहीं होते हुए भी घर घर में विंडोज क्यों है। ऐसा थोड़ी है माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा कंपनी होते हुए भी अपनी चोरी को नहीं रोक सकता है, रोक सकता है लेकिन जान के नहीं रोकता है, क्योंकि अगर वो रोक देगा तो हर यूजर विंडोज से फ्रेंडली नहीं होगा, और विंडोज से फ्रेंडली नहीं होगा तो जो जो परचेजर है वो भी विंडोज का नहीं होगा। तो बात होता है कि पूरे समाज को विंडोज सिखा दो और जो कमाना चालू करे उससे उससे पैसा ले लो। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर के फील्ड में काम करती है तो उनको पैसा देना पड़ता है विंडोज का, बात समझ गए। और अगर आप थोड़े से भी सिस्टम से वैसा काम लेते हैं जिसमें कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है तो आप भी विंडोज परचेज करते हैं। कौन सा ज्यादा दाम है, 7-8 हजार रुपया शुरू होता है, 3,000 रुपया से 10,000 तक में तो अच्छा विंडोज का पैकेज आ जाता है आपके पास। तो बात यही है कि फ्री नहीं होते हुए भी सभी जो है यूज किसको करते हैं, विंडोज को करते हैं। लेकिन विंडोज के साथ साथ आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, मैक स्पेशलाइज्ड है किसके लिए, एप्पल के लिए। मैक ओएस जो है कंप्यूटर के लिए ही है, लेकिन वो किसके लिए है, एप्पल के लिए है। एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का जो तुमको रहता है कंप्यूटर, उसको जो इस्तेमाल करने की बात आती है तो वो सिक्योर होता है कहते हैं ना, तो उसके अंदर जो है वो मैक ओएस है। कौन सा ओएस है, मैक ओएस है, बहुत ही सिक्योर होता है। तो उसको यूज करने वाले प्रोफेशनल्स थोड़े अलग होते हैं उसके पास, क्योंकि सीधी सी बात है जब एप्पल की लैपटॉप की बात आती है तो 70-80 हजार प्लस में ही रहता है। तो 70-80 हजार प्लस में रहता है तो उसकी सिक्योरिटी ज्यादा बेहतर होगी ही होगी। लेकिन उस पर काम करने के लिए तुम मान लो विंडोज यूजर हो सब दिन और कल के डेट में एप्पल का यूजर खरीद लोगे फोन, ऐसा थोड़ी है, यूज करना चेंज हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। घर सबका घर ही है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। किचन सब में होगा, बेडरूम सब में होगा, बाथरूम सब में होगा, तो मतलब गार्डन सब में होंगे, छोटे हो कि बड़े हो। तो ये बेसिक जरूरत सब ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, जैसा कि अभी बताए कि सिस्टम है तो सारी जिम्मेदारी उसको भी निभानी है। तो विंडोज यूज करो या तुम यूनिक्स यूज करो, लाइनेक्स यूज करो, मैक यूज करो, कुछ भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका वही काम है। बस तरीका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा, यूजर का जो इंटरेक्शन का तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बाकी काम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो है आप उसको सीख जाओगे। हाँ, बात आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का तो तरीका दो है कि दो में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो जाता है कि कहता है यूजर इंटरफेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को बांटा गया है दो भागों में। यूजर इंटरफेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है तो वो कौन सा है, पहला है आपको पहला है आपको कैरेक्टर बेस्ड जो होता है, जीयूसीवाई, कैरेक्टर बेस्ड या कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज डॉस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डॉस, यूनिक्स, ये जो दोनों आपको मैं बता रहा हूं ये दोनों है कौन सा, कमांड बेस्ड। उसके बाद आता है जीयूआई बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं। देखते हो इसमें सब कुछ दिखता है,
फाइल, होम, ये देखते हो ना, यहाँ पे देखो आइकॉन्स, राइट क्लिक करोगे तो सब मेनूज मेनूज, तो आइकॉन्स के रूप में इसमें हर चीज रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये जो है जीयूआई बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड। तो दोनों में जो है ना जीयूआई, सबका जीयूआई एक जैसा होगा, कमांड बेस्ड सबका कमांड बेस्ड देखने में क्या होगा, एक जैसा होगा। तो ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब यूनिक्स को लाइनेक्स से मैच मत करवाने लगना और डॉस को विंडोज से मैच मत करवाने लगना, क्योंकि दोनों की दुनिया ही पूरी की पूरी तरह से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो कहता है क्या, अगला हम देखें एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो देख लिए इतना, डॉस, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड। अब आज के डेट में जो आपका स्मार्टफोन है उसमें भी तो कंप्यूटर वाली ही बातें हैं, उसमें भी तो प्रोसेसर है, उसमें भी तो मेमोरी है, उसमें भी तो रैम है, उसमें भी तो रोम है, सब कुछ तो है ही। तो वो भी तो स्मार्टफोन जो है वो भी तो तुमको पढ़ाया ही है, वो पाम टॉप का ही एक तरीका क्या होता है, पाम टॉप है, मतलब कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो एंड्रॉइड इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम इसी तरह से एप्पल का जो है आप आईफोन खरीदते हो उसमें क्या लगा हुआ है, आईओएस लगा हुआ है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। बात समझे? तो कंप्यूटर का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है सॉफ्टवेयर में वो कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहता है द मेन गोल और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू मेक कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली। कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। अब इसको मैनेज करने के लिए हर एक डेवलपर को अगर हम ये चीज सिखाते, मान लो एक सेकंड के लिए कि स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होने लगता है डायरेक्ट, तो उसको कितना चीज सिखाना पड़ता, जितना चीज ऑपरेटिंग सिस्टम को सिखाए हैं उतना चीज उसको तो सिखाना ही पड़ता, तब उसके लिए कोड करना पड़ता। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बना दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिए हैं। तुम भैया अपने काम पे फोकस रखो ना, सिस्टम को हम चला रहे हैं, तुम कैलकुलेटर हो तो तुम कैलकुलेशन पे फोकस रखो, तुम गाना बजाते हो, मीडिया प्लेयर हो तो तुम मीडिया प्लेयर पे फोकस रखो, तुम जिस काम के लिए बने हो तुम वो करो, सिस्टम का सारा रिसोर्स हम खुद से मैनेज कर लेंगे। ओके, proper utilization of computer resources। तो कहता है टू हाइड ऑल डिटेल्स ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज फ्रॉम द यूजर। अब इस हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना रैम है, रोम है, इससे किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कोई लेना देना नहीं है। बात समझ गए? वो स्वच्छंद रूप से काम करता है, वो सारी जिम्मेदारी कौन ले लेता है, वो सारी जिम्मेदारी लेकर के रखा हुआ है तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तुम इंस्टॉल करते समय तुमको ये टेंशन नहीं लेना है कि कितना रैम है और कितना रोम है, ये सारा टेंशन लेकर के ऑलरेडी तुम्हारा बैठा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहता है टू हाइड द डिटेल्स ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज फ्रॉम द यूजर। ये इसकी एक ऑब्जेक्टिव कह लो या गोल कह दो। नेक्स्ट कहता है टू प्रोवाइड यूजर ए कन्वीनियंट इंटरफेस टू द यूज द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये सबसे पहला लास्ट काम जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि तुम जो हो कैसे कम्युनिकेट करोगे कंप्यूटर के साथ, ये इंटरफेस प्रोवाइड करने वाला जो तुम्हारा सबसे पहला सिस्टम है वो है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही सब कुछ चलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तुमको क्या देता है, एक कन्वीनियंट इंटरफेस देता है टू यूज द कंप्यूटर सिस्टम। अब वो कोई भी हो, पुराने जमाने में कमांड बेस्ड थे, आज के जमाने में जीयूआई बेस्ड हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बेसिक बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क क्या क्या है, तो ये क्या क्या जॉब करता है आप कह सकते हो। टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जॉब्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें यही होगी। ठीक है, अब इसमें आता क्या है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। कौन सा मेमोरी मैनेजमेंट, मैंने सबसे पहला चीज बताया कंप्यूटर का जो मेन सेक्शन मेमोरी है, चाहे इसमें हार्ड डिस्क की बात करें, रैम की बात करें, रोम की बात करें, तो किस बहुत सारा एप्लीकेशन चल रहा है यहाँ पर, देख ही रहे हो। अभी एमएस वर्ड भी खुला हुआ है, जूम भी खुला हुआ है, इंटरनेट के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर भी खुला हुआ है, सॉरी डब्ल्यू लेन जो है वो भी कनेक्ट किए हुआ है, मतलब इंटरनेट भी चल रहा है, विंडोज एक्सप्लोरर इसमें ऑन है तभी तुम डेस्कटॉप देख पा रहे हो। तो इतना सारा चीज चल रहा है, तो सब क्या लेगा, मेमोरी लेगा। तो कौन कितना मेमोरी लेगा ये कौन मैनेज कर रहा है, रैम में सब प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है, तो कौन कितना मेमोरी लेगा। जैसे कि अभी हमारे दिमाग में अगर बहुत सारी बातें चले, तुम्हारा क्लास लेना, ठीक है, उसके बाद ये भी चल रहा है कि लॉकडाउन में कितना आदमी मर रहा है इस कोरोना से। आज सहरसा में एक जो सुनते हैं बीएन मिश्रा डॉक्टर्स थे वो भी चले गए। तो बात ये आती है, कल मेरे दोस्त के एक ससुर जी चले गए। तो ये सारी दिमाग को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में मल्टीपल चीजें चल रही है ना, इस ब्रेन में मेरे मेमोरी में बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन इसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको तो बनाने वाला खुदा है, ऊपर वाला भगवान है, तो इस भगवान ने जो बनाया तो उसको हमको क्या सोचना।
हमारे पास थोड़ी पता है कि इसमें रैम लगा है, रोम लगा है, कौन टेक्नोलॉजी से लगा है। लेकिन कंप्यूटर में तो हर चीज इंसान ने बनाया है, तो इसलिए हम उसके नस नस से वाकिफ हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो जो ये चीज है, तो इसमें सबसे पहला चीज आता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को तो दी गई होगी। तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब किस प्रोसेस को, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, किस सॉफ्टवेयर को कितना मेमोरी कब दिया जाएगा, कौन डाटा कहां रखा हुआ है, कहां से निकालना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की, मेमोरी मैनेजमेंट। अगला है तुम्हारा प्रोसेस मैनेजमेंट। कहता है प्रोसेस मेमोरी मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, अभी थोड़ा तुम्हारे लिए भारी हो जाएगा, लेकिन ज्यादा टेंशन मत लेना। कभी भी एक सॉफ्टवेयर चलाते हो तो कंप्यूटर एक प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो रन कर रहा है, वो कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेस क्रिएट करता है, वही सब कुछ चलता है। तुम अगर यहाँ पे अगर हम चलाए हुए हैं, तुमको ये क्या देख रहे हो तुम, जूम, यहाँ पे एमएस वर्ड, तो ये एक प्रोसेस चला रहा है एमएस वर्ड, और एक प्रोसेस चला रहा है जूम। तो प्रोसेस रनिंग टास्क को प्रोसेस करते हैं। कोई भी प्रोग्राम जो रनिंग मोड में होता है, दैट इज ए प्रोसेस। तो कंप्यूटर में जो होता है बहुत सारा टास्क होता है, तो बहुत सारे प्रोसेस के मदद से होता है। तो बहुत सारे प्रोसेस को प्रोसेस मैनेजमेंट करना पड़ता है। देखो कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है कभी भी, जो एक मिनट रुको बेटा, दे रहे लो, ओके। ठीक है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है, बहुत सारे प्रोसेस को यार मैनेज करता है। ये जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कभी भी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है ना, एट ए टाइम एक ही काम कर सकता है। प्रोसेस मैनेजमेंट की बात मैं बताता हूं आपको, प्रोसेस मैनेजमेंट की बात मैं बता रहा हूं आपको, एक मिनट रुक जाइएगा। इससे पहले ठीक है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रोसेस होता क्या है कंप्यूटर में, प्रोसेस मैनेजमेंट की जो बात है तो वो क्या है, देखिए अगर ये आपका सीपीयू है, जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर चलाते हो अपने कंप्यूटर में, तो वो अपने लिए एक प्रोसेस चलाता है। जैसे मान लो कि हम वर्ड चला रहे हैं, तो ये प्रोसेस चलाया। जैसे कि मान लो अभी जो है हम जूम चला रहे हैं, तो ये प्रोसेस 2 चलाया। ठीक है, ये मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से कोई और प्रोसेस है, P3 है, कौन सा है, P2 P1 P3, 3 प्रोसेस हमने चला दिया। अब होता क्या है ना, सीपीयू एक बार में एक ही काम कर सकता है। तो सीपीयू एक बार में एक ही काम कर सकता है, तो भैया यहां से एक ही चैनल है, यहां से आने वाले 3, और यहां से चैनल एक ही है जो सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू कभी भी किसी से एक ही से इंटरेक्ट कर सकता है। आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कभी भी एक बार में एक से ज्यादा काम नहीं करता है, वो सिंगल काम कर सकता है। लेकिन उसका स्पीड इतना तगड़ा है कि इस तीनों को हैंडल कर सकता है। ये जस्ट यही समझ लो कि कोई 3 बच्चे के साथ मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, और 3 बच्चे को मैं कहता हूं बॉल फेंको। वो बच्चा अगर 10 के स्पीड से फेंक सकता है बॉल, तो तुम 10 के साइड 10 से फेंको, और मेरा स्पीड जो है 100 का है, तो हम तीनों को तो आराम से संभाल लेंगे। लेकिन फिर भी अगर मान लो कि तीनों एक साथ फेंक दिया, तब क्या करेंगे? स्पीड मेरा बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तीनों टास्क मेरे पास एक साथ आ जाए, मतलब ये भी एक साथ पहुंच जाए, ये भी एक साथ पहुंच जाए, और ये भी एक साथ पहुंच जाए। तो यहां पे प्रोसेस को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट काम क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलर लगा करके ये काम किया जाता है, शेड्यूलिंग पढ़ना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमको इंट्रोडक्शन लेना है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट। अगला device management, keep track of all device. This is also called IO controller, device which process gets the device when and how much time। कहता है कौन प्रोसेस, कौन सा डिवाइस कब काम करेगा, कितने देर के लिए एक्टिवेट होगा। क्योंकि जब प्रोसेस कीबोर्ड जैसे भी काम नहीं कर रहा है कीबोर्ड, तो क्या सीपीयू को देखना जरूरी है कि कीबोर्ड काम कर रहा है। लेकिन जो ही मैं कीबोर्ड दबाऊंगा, तो क्या है, उसका इंफॉर्मेशन सीपीयू के पास जाएगा। क्योंकि जब तक सीपीयू के पास कुछ नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि कंप्यूटर में वही चीज हो सकता है जो सीपीयू कर रहा है। तो कीबोर्ड से अगर कुछ भी दबाते हो, तो सबसे पहले कीबोर्ड सीपीयू तुम्हारा रेडी होता है, और उसके बाद उस कीबोर्ड से क्या होता है, इंटरेक्ट करना चालू करता है। तो ये जो चीज है ना, उस समय में
उस डिवाइस को रेडी करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है और उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है उसको। तो किस डिवाइस से ये कितने देर के लिए कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा, ये जिम्मेदारी किसके पास है? डिवाइस मैनेजर के पास, जो कि तुम्हारा कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि तुम्हारा ये मॉनिटर कंटिन्यू कम्युनिकेशन बना हुआ है। जैसे अभी इस वेबकैम की बात करें, तो इससे कम्युनिकेशन तब तक के लिए जब तक के लिए ये जूम चल रहा है। जहां जूम बंद होगा तो वो बंद हो जाएगा। माउस का कम्युनिकेशन तब तक बंद रहता है जब तक उसको हम टच न करें। टच करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो आइडल मोड में पड़ा रहता है। कीबोर्ड को हम टच करेंगे वो आइडल मोड में पड़ा रहता है, लेकिन वो स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी काम को छोड़ करके उसके बारे में सोचना चालू कर देगा, क्योंकि उस डिवाइस से जो इनपुट आ रहा है उसको कहीं पे लाइन में लगाना जरूरी है। भले प्रोसेस करे ना करे, लेकिन उसको सुनना जरूरी है। तुमको बताए थे, एग्जाम्पल दिए थे जब हम सी का क्लास ले रहे थे, तो कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 5 3 2 1 को जोड़ो, तुम नहीं जोड़ पाओगे। लेकिन अपने कंप्यूटर में अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के जरिए कितना भी स्पीड में डाटा एंट्री कर दो, डाटा लैक नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी इनपुट को सुनना नहीं छोड़ता है। अपने प्रोसेस को वो आइडल मोड में डाल सकता है, लेकिन इनपुट जो आता है ना, वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखता है कि इनपुट तुम्हारा हम ले लें, क्योंकि अगर इनपुट ही नहीं लेंगे तो प्रोसेस किसको करेंगे? तो इनपुट जो होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तीन चीज है ना। तो कहेंगे इस तीन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका हाई होगा? तो ऑलवेज इनपुट का, क्योंकि इनपुट को अगर वो लाइन में लगा देगा ना, तो धीरे धीरे प्रोसेस करके तुमको एक्चुअल रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर इनपुट ही नहीं ले पाया तो प्रोसेस का तो कोई चांस ही नहीं होता है। तो इनपुट ऑलवेज क्या होता है? एकदम क्या कहते हैं, पिक पे रखता है, उसकी प्रायोरिटी पे। इनपुट कोई दे रहा है क्या, चाहे वो कीबोर्ड हो या माउस हो या तुम्हारा वेबकैम ही देने लगे, तो वो लेगा जरूर। ओके, तो डिवाइस मैनेजमेंट किसकी काम? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। अगला फाइल मैनेजमेंट, तो कहता है हाउ ए फाइल स्टोर। अभी देखो, तुम वर्ड में कोई फाइल बनाते हो, सेव कर देते हो, तो एमएस वर्ड को नहीं पता है हाउ दिस फाइल इज सेव इनटू द कंप्यूटर। मतलब क्योंकि तुम्हारा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये हार्डवेयर से कम्युनिकेट डायरेक्ट कर ही नहीं सकता है, तो हार्ड ड्राइव पे डाटा कैसे सेव हुआ, रैम पे कैसे सेव हुआ, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता किसको है? ये पता है तुम्हारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे ये एमएस वर्ड से जब तुम फाइल को सेव करते हो, तो ये जो फाइल सेव होता है, ये सेव तुमने बोला सेव कर दो, लेकिन तुम डायरेक्ट सेव नहीं कर सकते हो। तुमने किसे बोला? तुमने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम को, भैया इस फाइल को सेव कर दो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम पता नहीं कहां रखेगा। जैसे कि तुम्हारी ही हम बात करें, तुम्हारा जो है क्या कहते हैं, तुमने पैसा दिया फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर में तुम सिर्फ पैसा दे सकते हो अपने क्लर्क को। तुमको ये पता नहीं है कि उन्होंने इंटरनली कहां लिख के रखा है तुम्हारा ऐसा। तुम्हारा इंटरफेस जो है तुम्हारे क्लर्क है, उस इंटरफेस को आपने कम्युनिकेट किया। अब अगर आपको पूछना है कि भैया कितना पैसा वो मेरा बचा हुआ है, तो आप इससे इंटरफेस से पूछोगे, ना कि पीछे के जाकर के रजिस्टर उलट दोगे, क्योंकि वो रजिस्टर तुमसे दूर है। सेम उसी तरह से हार्डवेयर जो है तुम्हारा, हार्ड डिस्क इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टच में ही नहीं है। तो हाउ फाइल मैनेजमेंट कहने का मतलब, हाउ टू मैनेज ए फाइल, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक फाइल कैसे मैनेज होगा, तो मतलब होता है तुम्हारा जो है ना, पहले तो तुम समझ ही गए कि रैम वाला बात वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, कि जो प्राइमरी मेमोरी होता है। अगला होता है ये हार्ड डिस्क जो होता है तुम्हारा, गोल 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 गोल। इसमें भी हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा डाटा जब रखना चालू किया तो एक लाइन से रखा, जिसमें कुछ डाटा यहाँ, कुछ डाटा यहाँ, कुछ डाटा यहाँ, कुछ डाटा यहाँ, मतलब जहां जगह मिलता है वहां जाके डाटा को रख देता है, और उस डाटा का जो है सीक्वेंसिंग वो याद रखता है। तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये सारा चीज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे पूरे फाइल को मैनेज करने की जिम्मेदारी रखता है। अगला है तुम्हारा, वो है तुम्हारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट कहने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सिक्योरिटी आता है, और सिक्योरिटी मैनेजमेंट कहने का मतलब है, पहला सिक्योरिटी तो यही होता है भैया, ये छोटा सा सिक्योरिटी, जैसे कि तुम लॉगिन करते हो अपने कंप्यूटर में, पासवर्ड लगा दिए, तो तुम्हारे कंप्यूटर में कोई घुसेगा नहीं, ना घुसेगा। तो कहता है प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डेटा। तुम्हारे किसी भी प्रोग्राम और डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर करके रखता है कि किसी भी अनऑथेंटिकेट इंसान को यूज नहीं करने देंगे। तो इसके लिए तो सबसे पहले लॉगिन सिस्टम ही है तुम्हारे पास। उसके बाद भी ये बहुत सारी सिक्योरिटी रखता है। इंटरनली ये सिक्योरिटी मैनेज करता है कि क्या आप जब भी कोई डाटा को यूज एक्सेस करने की कोशिश करते हो, बात समझ गए, तो सबसे पहले वो देखता है कि भैया इस प्रोग्राम के पास एक्सेसिबिलिटी ऑथोरिटी है या नहीं है। तो जब तुम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, तो वो उसको बता देता है कि इसको यूजर ने ही इंस्टॉल किया है, इसलिए यूजर के पास ये ऑथोरिटी है टू एक्सेस द हार्ड ड्राइव। ठीक है,
तो ये सारी सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है किसके ऊपर है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। हाँ, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उतना एलिजिबल नहीं है सिक्योरिटी के लिए, तो वो क्या करता है? एक्स्ट्रा एंटीवायरस भी रखता है ना। ये बहुत तरह का सिक्योरिटी करता है। जैसे कि एक छोटा सा काम हम तुमको बता रहे हैं। एक ये एमएस वर्ड खोल के हम रखे हुए हैं, ये किसी फाइल का, जैसे इस फाइल का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट डॉकैट्स, ठीक है। देखो एग्जांपल दिखाते हैं, ये भी एक सिक्योरिटी का हिस्सा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट डॉकैट्स खुला हुआ है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखो कहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम दिस इज, अब ये खुला हुआ है, अब खुल ही रहने पे ये काम कर रहा है, और इसी तरह तुम इसका नाम बदल दो, ठीक है। देखो F2 रौनक, देखो क्या कहता है? The action cannot be completed because the file is open in Microsoft Word. This is done by your operating system. वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर इसका नाम बदल देगा तो जो पढ़ रहा था इस फाइल को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो इस फाइल को पढ़ रहा था, तो उसको पता था ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के फाइल को पढ़ना है, और तुम नाम बदल दोगे तो पढ़ना किसको चालू करेगा? क्योंकि वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है तो फाइल के नाम के साथ ही कर रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये फॉल्ट आता है। तो इसको कौन मैनेज किया? तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिक्योरिटी का ही ये हिस्सा है, समझे? तो दिस ऑल अबाउट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब चलो हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए मेरे। अब बात आता है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में देखोगे तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखना है, सिर्फ छोटा सा चीज है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लिख लोगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम सेविंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज ऑल आर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको अब हम लोग क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, अभी के लिए बस इतना ही। एक और कह देते हैं, यहां एक लाइन और लिख देना। अकॉर्डिंग टू यूजर इंटरफेस, OS is categorized in two category। पहला कौन? कमांड बेस्ड OS, कमांड बेस्ड OS। इसको क्या सकते हो? CUI भी कह सकते हो। क्या कर सकते हो? CUI इज ऑल्सो नोन एज CUI। अगला है तुमको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज कॉल्ड GUI। तो जो अभी तुम देख रहे हो इसमें सब कुछ होता है, आइकॉन तो आइकॉन के फॉर्म में जो दिखता है, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और पहले जमाने का जो कंप्यूटर था वो था ऐसा, ऐसा ही दिखता था। ये हम नहीं दिख रहे हैं, उस समय वीडियो नहीं दिखता था, ऐसे ही दिखता था। जैसे कोई फाइल बनाना है इसमें तो तुमको लिखना पड़ता था COPY कॉपी CON RS.txt। हेलो क्लास, दिस इज रौनक सिंह, ठीक है। दिस इज रौनक सिंह, this is your fundamental class, topic is operating system, okay, and this window is DOS, its full form is disk operating system, okay। in this only text are applicable,
अकी अब इसको सेव करना है, कंट्रोल जेड करके इंटर करते थे, देखो ये सेव हो गया। और कल के डेट में जो कंप्यूटर खोलते हैं ना तुम बच्चे, ऐसा ही दिखता, कहीं पे विंडोज एक्सप्लोरर का कोई सर्च नहीं होता था। तुम अगर देखोगे रेलवे स्टेशन पे जाके थोड़ा हुल्की मार के देख लेना, उसमें यही तुमको दिखेगा अभी भी। इसलिए उसको माउस देखोगे बहुत कम चलाता है। वो क्या करता है ना, हर कुछ इसी से लिखता है। अब बोलोगे तब ये तो हो गया सर बनाने का तरीका, तब देखेंगे कैसे? तो देखेंगे तो कल याद रखना कि पहले फाइल का नाम क्या है, क्योंकि फाइल सर्च करना भी इसमें बहुत मुश्किल था। जैसे rs.txt है ना, तो याद करके रखना पड़ता था, कॉपी पे लिख के रखना पड़ता था। कमांड भी लिख के रखना पड़ता था, क्योंकि कहीं दिखता नहीं था। कॉपी कौन से फाइल बनता था देखना था तो टाइप TYPE टाइप rs.txt इंटर। देखो कल आते तो यही सब दिखा जो तुमको खोले थे अभी लिखे थे। तो ये था डॉस के जमाने का कंप्यूटर। और अभी का जमाने का कंप्यूटर तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ हम थोड़े से लकी हैं, क्योंकि हमारे देखो एज तो चलो तो 31-32 हो रहा होगा, लेकिन जो अपना कंप्यूटर का जो करियर है ना, बड़ा जबरदस्त टाइम से शुरू हुआ है। ज्यादा बोरिंग भी नहीं है, और ज्यादा बोरिंग कहने का मतलब नहीं है कि मतलब हम बहुत ज्यादा दिन तक इस डॉस को नहीं देखे हैं। हाँ लेकिन क्योंकि हम लोग बिहार में पढ़े, तो सबसे पहली जो मेरी स्टडी चालू हुई थी वो हुई थी आपको 2006 में। कंप्यूटर का दुनिया हमने सबसे पहला बार जो देखा था 2006 में देखा था, आफ्टर इंटर। तो इंटर करने के बाद 2006 में, क्योंकि यहाँ पे बगल में मेरा जो है सहरसा पॉलिटेक्निक, उसमें मेरा सबसे पहले मैंने एडमिशन लिया था, जिसमें कि डोएक में एडमिशन लिया था। इंटर करने के जज्बा, रिजल्ट भी नहीं आया था तब एडमिशन ले लिए थे उस डोएक ओ लेवल में। और डोएक ओ लेवल में जाने के बाद मुझे सबसे पहले इस कंप्यूटर से पल्ला पड़ा था बच्चे। तो इस जो पल्ला पड़ा था ना, तो यही हमको दिखा था सबसे पहले, डॉस। यकीन मानो 1 महीना तक डॉस ही पढ़ाया गया था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे दुनिया बदला, तो फिर CC वगैरह वगैरह। लेकिन 2006 में हम इसको पढ़े थे, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं था। ये ऑलमोस्ट 1980 के पास आ गया होगा, 80-82 में जो है ये तुमको पूरे फॉर्म में था। और हम 2006 में बोल रहे हैं, जबकि 95 1995 में ही आ गया था। विंडोज 2000 आ चुका था, यहाँ तक कि विंडोज 98 तो कंप्लीटली मार्केट में अवेलेबल था। लेकिन फिर भी एक तो इंडिया में कंप्यूटर उस समय में ज्यादा अवेलेबल नहीं था, और दूसरी बात हम बिहार, और बिहार में भी सहरसा में, तो इसलिए हमारी दुनिया जो थी ना यही डेस्क वाली ही थी। लेकिन 2006 के बाद साथ आते आते इतना ट्रिमेंडस चेंज आया ना, सहरसा में भी विंडोज 98 नहीं XP चलने लगा था। तब 2007 में जब BCA का चालू हुआ कहानी, तो उस समय तो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा था XP था, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं इस पे भी बहुत दिन काम किए हैं, इसलिए मेरे लिए ये कोई मैजिक नहीं है। लेकिन तुम लोग को अगर आज दिखाएं इस चीजों को तो कहोगे ये क्या है, व्हाट इज दिस। नहीं, हम तो 1 साल तक यार इस पे क्लास किए थे, और उस दिन भी लगता था कि कुछ नया चीज सीख रहे हैं। क्योंकि आज तुम्हारे हाथ में ये क्या है ना, स्मार्टफोन है। 2006 में जो था ना, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं होता था। फोन होता था क्योंकि मार्केट में फोन आ गया, तो यही बता रहे हैं कि इतने भी आदि मानव वाले नहीं है, लेकिन इतने भी नए नहीं है। हर टेक्नोलॉजी का चेंजिंग लगता है आपके सामने हुआ है। वो जो था ना नोकिया का फोन, और सैमसंग का फोन, वो एक ब्लैक फोन आता था जिसमें स्नेक खेला करते थे, और एक आता था ब्लू फोन। तो मेरे पास जो था वो सैमसंग का ब्लू वाला फोन था। उस समय उसकी प्राइस ऑलमोस्ट जो थी 9600 रुपये होती थी, सिर्फ कॉलिंग वाला। बस खासियत क्या था, उसमें ब्लू स्क्रीन होता था। तो टेक्नोलॉजी देखो उस समय से कितना चेंज हुआ है। आज के डेट में 10,000 रुपये में क्या क्या नहीं मिल जाता है, और उस समय में 10,000 रुपये का क्या वैल्यू होता है। तो यही बात है। लेकिन क्योंकि सब कुछ सामने हुआ है, इसीलिए हम कुछ बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। मतलब समझो कि हमारी दुनिया जो है, हमने जो है कंप्यूटर के दुनिया को नींव से अपने आंख के सामने बनता देखा है। लेकिन तुम लोग कभी वही कहेंगे कि तुम डॉस को बेहतर तरीके से सीखो, क्योंकि कंप्यूटर आज भी जो टिका हुआ है ना, तो इंटरनली कमांड बेस्ड ही है। क्योंकि कंप्यूटर कुछ भी करता है तो वो कमांड पे ही करता है, कमांड का ही रिप्रेजेंटेशन कुछ और है। तो खैर इसका प्रैक्टिकल नॉलेज अगर लेना हो तो हमको बताना, मेरे के स्पेशल क्लासेज हैं, उसमें मैं आपको जोड़ दूंगा, जहां पे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो आप देख रहे हो विंडोज, उसके बाद डॉस, उसके बाद हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू फॉर्मेट वगैरह वगैरह। मतलब प्रैक्टिकली एक ऑफिस के लिए आपको तैयार होना हो तो वो क्लास मेरा चलता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो कभी भी जब मन करे। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इंटर के बच्चे हो, कि आप BCA के बच्चे हो, कि MCA के बच्चे हो, कभी भी पढ़ा जा सकता है। क्योंकि कंप्यूटर को फाइनली यूज करना तो आना ही चाहिए, सबको आना चाहिए, ठीक है। एक ऑपरेटर वाला नॉलेज तो सबके पास होना चाहिए, बेसिक ज्ञान। तो हमारे साथ क्या है ना, अपने कंप्यूटर के दुनिया में आज के डेट में बेसिक ज्ञान की बहुत कमी है, तो बेसिक ज्ञान जरूर लीजिए।
अगर लेकिन उस क्लास को वही बच्चे ज्वाइन कीजिएगा जिसके पास आपका अपना लैपटॉप हो, क्योंकि अभी इस पैंडेमिक में लैपटॉप हम प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, तो कोई भी चीज देख के समझना उतना सही नहीं होगा जितना कि आप प्रैक्टिस करके समझोगे। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको कंप्लीट कर लो, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे सेंड करो।